हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 4 द एनिमी, जिसकी लेखिका है पर्ल एस बक। और ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और इस कहानी में मुख्य पात्र है डॉक्टर साडाओ होकी और उनकी वाइफ हैना होकी, जो जापान में किसी शहर के समंदर के तट के किनारे रहते थे और उनका मकान समंदर के सामने था बिल्कुल। अब डॉक्टर साडाओ होकी है, बहुत ही जाने माने डॉक्टर है अपने देश जापान के, और सर्जन है और साथ साथ साइंटिस्ट भी है। और इस रिसर्च पे काम कर रहे हैं कि युद्ध के दौरान जब किसी गोली लगने से या किसी भी कारण किसी सोल्जर को चोट लगती है तो कैसे जल्द से जल्द उसके ज़ख्म साफ़ किए जाते हैं, इस पे वो काफ़ी रिसर्च भी कर चुके हैं। ये अमेरिका से पढ़ाई करके आए थे। 22 साल की उम्र में इनके पिताजी ने उनको अमेरिका भेज दिया था और 30 साल तक वो अमेरिका में रहे और फिर जापान लौट गए। यानी उम्र 22 से लेके उम्र 30 तक वो अमेरिका में ही थे और फिर जापान आ गए अपनी वाइफ हैना के साथ। हैना के साथ उनकी मुलाकात होती है अमेरिका में ही। और ये भी एक जापानीज़ लड़की ही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने काफ़ी इंतज़ार भी किया ये जानने के लिए कि पूरी तरह से वो जापानीज़ है कि नहीं, यानी कहीं उसका दिल अमेरिका की तरफ तो नहीं झुक गया। तो उनको जब पता चलता है कि नहीं, ये एक जापानीज़ लड़की ही है, तो इसे शादी कर लेते हैं। वापस आके जापान आके शादी भी कर लेते हैं उनके साथ। और उनके पिताजी उनके थे वो बड़े परंपरावादी थे, काफ़ी रूढ़िवादी। तो उन्होंने भी फिर हाँ कह दी कि नहीं ठीक है, शादी कर लो तुम। तो ये उनका एक बैकग्राउंड है। अब दोनों मियाँ बीवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ इस मकान में रहते हैं। और एक शाम को जब मौसम का आनंद लेते हुए दोनों खड़े थे वहाँ पे बालकनी में, तो दूर उनको समंदर के पास एक काली छाया उभरती आई। और देखते क्या है तो एक आदमी समंदर की लहरों से उभर रहा है, जिसके कदम लड़खड़ा रहे हैं एकदम, और गिरते पड़ते वो समंदर की रेत पर गिर जाता है। तो डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ है दोनों दौड़ के जाते हैं वहाँ पे कि क्या है ये। तो देखते हैं कि ये तो कोई गोरी चमड़ी वाला आदमी है। उसकी वर्दी से उसने वर्दी भी पहनी हुई थी और वर्दी से पता चलता है कि ये कोई अमेरिकी नाविक है, यानी सेलर, और बेहोश हो चुका है पूरी तरह से। और डॉक्टर साहब देखते हैं कि उसकी पीठ पे गोली भी लगी हुई है और खून भी बह रहा है। तो तुरंत उसको पता चल जाता है कि ये कोई भागा हुआ सेलर है, इसलिए उसको पीठ पे गोली भी लगी है और जैसे तैसे करके वो यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन ये तो बोलते हैं कि मेरे लिए मुसीबत हो गई, अब मैं इसका क्या करूँ। तो उनकी वाइफ कहती है काम कीजिए, इसको समंदर में वापस डाल दीजिए। तो ये सब सोच विचार में देखने लगते कि उनका जो फ़र्ज़ है डॉक्टर का फ़र्ज़ वो निभाते हुए जैसे तैसे करके वो दोनों हस्बैंड वाइफ पेशेंट को लेके आते हैं घर के अंदर और गेस्ट रूम में उसको लेटा देते हैं ज़मीन पर और उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, यानी उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब उसकी गोली निकाल देते हैं और उसका जो ज़ख़म है उस पर मरहम पट्टी भी लगा देते हैं। अब ये जो सेलर है उनको बहुत ही छोटी उम्र का लगा, हो सकता है शायद 25 की उम्र का हो। तो धीरे धीरे उसके ज़ख़म भरने लगते हैं और अपनी शक्ति वापस हासिल करने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इस दौरान जो उनकी वाइफ है वो तो बिल्कुल नाखुश थी इस बात को लेकर कि एक भागा हुआ युद्ध कैदी है ये अमेरिकी, और उसको पनाह देना अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये देशद्रोह होगा और हो सकता है डॉक्टर साहब किसी मुसीबत में पड़ जाए और उनके पीछे उनका पूरा परिवार भी मुसीबत में पड़ सकता है। क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था, क्योंकि जापान और अमेरिका एक दूसरे के साथ जंग में थे यानी। तो फिर भी डॉक्टर साहब कुछ सोचते कि मतलब मैं क्या करूं, मतलब कश्मकश से गुजर रहे थे कि उनका क्या फ़र्ज़ है, क्या धर्म है एक डॉक्टर के हिसाब से और एक जापानीज़ नागरिक के हिसाब से उनका क्या फ़र्ज़ है। तो इसी कश्मकश से वो गुजर रहे थे। इस दौरान घर के जो नौकर है, जिसमें उनकी प्रमुख सहायिका है जो यूमी नाम की लड़की, जो बच्चों की आया है और देखभाल करती है, वो भी अपनी मालकिन से कहती है कि इसको यहाँ पे मत रखो ये अमेरिकी को। और जो घर का बूढ़ा माली है वो भी कहता है कि यहाँ पे इसको क्यों रखा गया है, जब समंदर ने इसको नहीं बख्शा, जब गोली ने इसे नहीं बख्शा, तो हमें क्या हक बनता है इसको ज़िंदा रखने का। तो इस तरह की जो पुरानी किस्म की बातें हैं वो होती रहती है। और जो बावर्ची भी है वो भी खुश नहीं है कि इनको यहाँ से निकाल दो तो अच्छा है।
हो सकता है पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाए। और डॉक्टर साहब की जो वाइफ है वो भी यही कहती है कि इसको प्लीज़ निकाल दें यहाँ से। थोड़े दिन के बाद जैसे ही वो उसको होश आने लगता है और वो अपने चलने फिरने के काबिल हो जाता है, अभी भी डॉक्टर साहब ने उसको यहाँ पे रखा हुआ है और इसी दौरान पता चलता है कि उसका नाम टॉम है और वो अमेरिकी नागरिक है। एक दिन एक वर्दीधारी इंसान इनके घर पे आता है जो एक मैसेंजर है यानी संदेशवाहक, और उनको कहता है कि आपको जनरल टकीमा बुला रहे हैं। अब जनरल टकीमा बहुत ही बड़े जनरल है और डॉक्टर साहब को तो होश उड़ गए कि कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया कि इसने इस युद्ध कैदी को पनाह दे रखी है। लेकिन उस वक्त तो ऐसा पता चलता कि और कुछ नहीं मालूम किसी को, सिर्फ जनरल टकीमा उसे बुला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को गुड बाय कह के सीधे चले जाते हैं जनरल टकीमा को मिलने। तो पूरा वृतांत वो जनरल टकीमा को सुनाते कि देखिए सर ऐसा हुआ, एक्सीलेंसी ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जनरल टकीमा बहुत ही सीरियस किस्म का आदमी है और मतलब काफ़ी कट्टर जापानीज़ भी है वो खुद, लेकिन उसको फ़िलहाल डॉक्टर साडाओ होकी की ज़रूरत बहुत है, इसलिए उसकी बात सुन लेता है। तो वो सुझाव भी देता है कि ये देखो एक काम करते हैं, अब ये मुसीबत आ गई है तो इसको निपटाना तो पड़ेगा ही। मैं एक काम करता हूँ, कुछ खुफिया हथियारें तुम्हारे घर पे भेज दूँगा ताकि वो अपना काम बखूबी से निभा सके। तुम एक काम करना, दरवाज़ा खुला रख देना, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो किसी को शक नहीं जाएगा कि दरवाज़ा खुला क्यों है। और इसी तरह से मेरे जो हथियारे हैं, खुफिया हथियारे, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये अपने काम में बड़े ही माहिर है और उसका कत्ल ऐसे ही करेंगे कि बाहर मतलब कोई खून ना निकले, इंटरनल ब्लीडिंग से ही इंसान मर जाएगा। और एक काम करता हूँ, उसकी लाश को भी ठिकाने लगाने के लिए बोल देता हूँ इनको। तो डॉक्टर साहब ये बात पर हाँ कह देते कि हाँ ठीक है सर, तो मेरा काम आसान हो गया। लेकिन वो घर जाते हैं और अपनी वाइफ को कुछ बताते नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी वाइफ डर के मारे और मतलब घबरा जाए कि क्या मेरे घर के अंदर कोई हथियारे भी आने वाले हैं। तो इस तरह से डॉक्टर साडाओ होकी अपनी वाइफ हैना से कुछ बताते नहीं है कि उनके बीच क्या बात हुई, यानी डॉक्टर साडाओ के बीच और जनरल टकीमा के बीच क्या बातें हुई, ये घर पे बताते नहीं है कुछ। और रात को सो जाते हैं और डॉक्टर साहब इंतज़ार करते हैं कि कब वो हथियारे आए और टॉम को यहाँ से उठा लेके जाए। तो पहली रात बड़ी अशांति से उनकी गुजरती है। दूसरे दिन सुबह जाके देखते हैं कि उन्होंने वो काम किया कि नहीं, हथियारों ने अपना काम किया या नहीं। तो देखते हैं कि टॉम, वो जो युद्ध कैदी था, अभी भी वहीं सोया पड़ा हुआ है। चलो आज रात को हो जाएगा। तो यानी दूसरी रात भी ऐसे ही इंतज़ार में गुजर जाती है कि वो कब हथियारे आएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। तो दूसरी रात को भी कोई नहीं आता। तीसरे दिन की सुबह में डॉक्टर साहब जाके देखते हैं कोई वहीं पे सोया पड़ा हुआ है वो। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तीसरी रात को तो हो ही जाएगा काम। तो तीसरी रात को भी कोई नहीं आता। इस तरह से जैसे कि इंतज़ार करते करते 3 रातें ऐसे गुजर जाती है। तो चौथे दिन को डॉक्टर साहब के सोचते कि मुझे अब मामला हाथ में लेना पड़ेगा। तो वो टॉम को कहते हैं, वो युद्ध कैदी, अमेरिकी युद्ध कैदी है, उसको कहते हैं कि देखो भाई, अब तुम्हारा रहना यहाँ पे ख़तरे से खाली नहीं है, तुम मेरे लिए मुसीबत हो पहले दिन से, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी नाव यानी बोट का बंदोबस्त किया है, खाने पीने का सामान भी उसमें है, पानी की बोतलें हैं। तुम ये नाव लेकर सामने वाला जो छोटा सा द्वीप है यानी छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे तुम्हें हो सकता है आगे कोई साउथ कोरियन बोट्स मिल जाए, फिशिंग बोट्स, जिसमें सवार होकर तुम अपनी सलामती से मंजिल तक पहुँच सकते हो। तो टॉम भी एग्री कर लेता है, यानी बात मान लेता है कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई है और आज तो आप मेरी जान दूसरी बार भी बचा रहे हो। तो इस तरह से वो एग्री कर लेता है। और चौथे दिन डॉक्टर साहब ये सब सामान अकेले लेके आते हैं और सब बंदोबस्त करते हैं, हैना को कुछ नहीं बताते। और चौथे दिन की रात को यानी टॉम वहाँ से निकल पड़ता है। जाते वक्त डॉक्टर साहब उसको एक छोटी सी टॉर्च भी देते हैं कि देखो जब सही सलामत वो द्वीप पे पहुँच जाओ तो मुझे बता देना, इशारा करके। और इस तरह से वो शुक्रिया करके वहाँ से निकल जाता है और डॉक्टर साहब उसको जाते हुए देखते हैं और फिर वापस आके घर में सो जाते हैं। इसके बाद उनकी ज़िंदगी आम हो जाती है, मतलब घर के नौकर सारे थे वो लौट आते हैं अपने कामों पर। और कुछ ही दिन के बाद वो जनरल टकीमा का ऑपरेशन भी होता है, जिसको डॉक्टर साहब बड़ी बखूबी से करते हैं और सक्सेसफुल होता है ऑपरेशन।
और जनरल टकीमा को आहिस्ता आहिस्ता होश भी आने लगता है और कुछ बातें होती है तो अचानक जनरल टकीमा को याद आ जाता है कि अरे वो क्या हुआ उसका, वो युद्ध कैदी के बारे में जो तू बता रहे थे। तो एक्सीलेंसी वो तो भाग गया यहाँ से। क्या कह रहे हो, भाग गया कैसे? मैंने तो तुमसे वादा किया था ना कि मैं वो काम निपटा दूंगा तुम्हारा। हाँ जी, आपने कहा तो था, लेकिन देखो डॉक्टर, मैं बहुत दिनों से बीमार था, इसलिए मैं तो सारी बातें भूल चुका हूँ और आज अचानक मुझे याद आ रही है वो बात। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो, इसका मुझे पता है। तुम्हारे जैसे और कोई है नहीं इस मुल्क में, क्योंकि दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे जर्मन प्रशिक्षित डॉक्टर हैं और तुम एक बहुत ही काबिल अमेरिकी प्रशिक्षित डॉक्टर हो, इसलिए मुल्क को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो डॉक्टर साडो भी कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे आपकी बात पे पूरा भरोसा है, और वो क्या ये बात करके वहाँ से निकल जाते हैं। और एक शाम बस डॉक्टर साडो होकी देखते हैं कि वो द्वीप है सामने वाला, वहाँ से कोई लाइट का इशारा होता है कि नहीं होता, टॉर्च लाइट का, जो इसने कहा था कि तुम देखो बिल्कुल अंधेरे में मत करना, सूर्यास्त के बाद ही इशारा करना अगर तुम्हें कुछ खाने पीने की ज़रूरत हो तो। लेकिन ऐसा कोई इशारा उन्होंने इतने दिनों आते हुए देखा नहीं और उस शाम को भी वो कोई इशारा हुआ नहीं। इसका मतलब ये बात सही थी कि वो आदमी टॉम युद्ध कैदी सही सलामत पहुंच गया है अपने मकाम पे, जहाँ पे उसको जाना चाहिए था वो। तो फिर डॉक्टर साहब अपने पुराने दिनों की याद करते हैं जो अमेरिका में उन्होंने बिताए थे, कि कैसे अच्छे और बुरे लोगों से उनका पाला भी पड़ा था वहाँ पे। तो उनके जो प्रोफेसर थे बड़े अच्छे मिजाज के इंसान थे, उनकी वाइफ भी बड़ी अच्छी थी, जिनके घर में डॉक्टर साहब की मुलाकात है से होती है। और उनके एक दूसरे एनाटॉमी के प्रोफेसर भी थे, बहुत ही काबिल और बहुत ही माहिर, ऑपरेशन करते थे, सिखाते थे स्टूडेंट्स को। और उनके सामने दूसरी एक उनकी मकान मालकिन थी जो बहुत ही मतलब नफ़रत करती थी डॉक्टर साहब से। आम तौर पे उन दिनों अमेरिकी लोग जापानीज़ से नफ़रत भी करते थे क्योंकि जंग की शुरुआत हो चुकी थी, और जापानीज़ भी अमेरिका से नफ़रत ही करते थे। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई प्यार था, क्योंकि जापानीज़ अपने आप को अमेरिकन से ऊपर समझते थे, यानी सर्वोपरि समझते थे खुद को। तो ऐसे ही मतलब प्रेजुडिस होती रहती थी। और एक बार तो उनकी जो मालकिन थी उन्होंने काफ़ी डॉक्टर साहब की देखभाल भी करी थी उनकी पढ़ाई के आखिरी साल में, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था। तो थोड़ी सी उसने दया भाव दिखा के डॉक्टर साहब की सेवा भी की थी। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा डॉक्टर साहब को, क्योंकि उनको हमेशा वो घृणास्पद ही लगी। उसका जो गोरा चेहरा था उनके लिए मतलब एक घृणास्पद चेहरा था वो, और बाकी गोरों से भी उनको कोई प्यार नहीं था खास। तो ऐसा मतलब मिक्स्ड बैग थी उनके लिए सारी जो कहानियाँ उनके साथ घटी वहाँ पे। और आज भी डॉक्टर साहब याद करते हैं कि मैं उस गोरे को मार क्यों नहीं सका और मैंने उसे जाने दिया, और वो गहरी सांस में खो जाते हैं कि मैंने उसे मारा क्यों नहीं। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बार मुलाकात होगी हमारी, तब तक लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर। Please feel free to leave your comments and suggestions down below, and please do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Until next time.